हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी रिवीजन सीरीज में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट का लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर को आप पूरा देखो, कंप्लीट करो, क्योंकि आज के लेक्चर से आपका एक क्वेश्चन 100% आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और आज हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर जैसा टॉपिक, उसके बाद पढ़ेंगे वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी एंड देन हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। और बहुत कम टाइम में ये सारे स्पेशल टॉपिक्स आप लोग कवर कर लोगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर। बच्चों, नोमेनक्लेचर एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना बोर्ड का पेपर कभी बनता नहीं है। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कॉमन कंपाउंड का और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पूछा जाता है। तो यार, आप नोमेनक्लेचर को बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करके रखना। ज्यादातर बच्चे नोमेनक्लेचर में गलतियां इसलिए करते हैं क्योंकि वो थ्योरी इतनी ज्यादा पढ़ लेते हैं, रूल्स इतने ज्यादा समझ लेते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि रूल को अप्लाई कैसे करें। तो रूल्स को रटना नहीं है, रूल्स को अप्लाई करना सीखना है। यही इस टॉपिक की सबसे बड़ी खासियत है। अगर आपने रूल्स को अप्लाई करना सीख लिया ना, तो आप ये टॉपिक में चैंपियन बन जाओगे और आप कहीं का भी एग्जाम्पल सॉल्व कर लोगे। तो मैं आपको रूल्स में चैंपियन बनाने वाला हूं। बस कुछ मिनट में ये सिंपल टॉपिक हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1, सीक्वेंस। 90% बच्चा सीक्वेंस ही गलत कर देता है और उससे उसका पूरा का पूरा कंपाउंड गलत हो जाता है। सबसे पहले आप जब कोई कंपाउंड आपको दिया जाएगा, जब आपको कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया जाएगा, तो हो सकता है उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पहले कोई चीज हो जो ब्रैकेट से पहले होता है, उसे कहते हैं कैटायन। उसे कहते हैं कैटायन। ब्रैकेट के अंदर मेटल है, मेटल के साथ अलग अलग तरह के लिगेंड है, कुछ एक्स नंबर में है, कुछ वाई नंबर में है और अलग अलग लिगेंड्स हैं। ठीक है। सबसे पहले जब आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिखते हो तो रूल ये कहता है कि भाई सबसे पहला नाम लिखो कैटायन का, लेकिन उसका सिर्फ लिखो नेम, ओनली नेम। अगर वो 2 हो तो डाई मत लिखना, 3 हो तो ट्राई मत लिखना, 4 हो तो टेट्रा मत लिखना, सिर्फ उसका नाम लिखना, उसके अलावा कुछ मत लिखना, ओनली नेम। ठीक। इसके बाद जब आप ब्रैकेट के अंदर जाओगे, क्योंकि कैटायन का नाम लिखा, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर गए, जब आप ब्रैकेट के अंदर जाओगे तो आपको रास्ते में मेटल मिलेगा, उसको छोड़ो। मेटल से पहले नाम लिखोगे लिगेंड्स का। नंबर और नेम ऑफ लिगेंड आप लिखोगे, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मतलब लिगेंड अगर 2 हैं तो आपको डाई लगाना कंपलसरी है, 3 है तो ट्राई लगाना कंपलसरी है, 4 है तो टेट्रा लगाना कंपलसरी है। और अगर अलग अलग लिगेंड है तो उस लिगेंड का नाम पहले लिखो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने लिगेंड है, एक तरफ मेटल है, मेटल के साथ आपके पास कुछ नंबर ऑफ क्लोरीन है और कुछ नंबर ऑफ NH3 है, तो आप क्लोरीन और NH3 में पहले किसका नाम लिखोगे? तो देख लेते हैं। क्लोरीन आता है C से, क्लोरो। NH3 आता है A से, अमाइन। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले नाम, जिसका नाम पहले आएगा उसको आप पहले लिखोगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो पहले आता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और बेटा, जब लिगेंड्स के नाम लिख लो ना, तो उसके बाद सबसे आखिरी में आप लिखते हो मेटल का नाम। ब्रैकेट के अंदर आखिरी में नाम लिखते हो मेटल का। ब्रैकेट के अंदर आप सबसे पहले क्या करोगे? लिगेंड्स का नाम लिखोगे, नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और उसके बाद फिर आप मेटल का नाम लिखते हो, लेकिन मेटल का नाम खाली नहीं लिखते। मेटल के नाम के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और उस ब्रैकेट में जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है वो रोमन नंबर में लिखेंगे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर 1 आया तो लिखेंगे फर्स्ट, 2 आया तो लिखेंगे सेकंड, 3 आया तो लिखेंगे थर्ड। और कैसे लिखेंगे मैं आपको अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप इस टॉपिक में चैंपियन बन जाओगे। तो बच्चों, सबसे पहले बात आती है सीक्वेंस की, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको सीक्वेंस तो क्लियर हो गया कि पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा। अब नाम क्या होगा वो हम 1 बाय 1 देखते हैं। सेकंड रूल नंबर 2, अगर किसी कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ प्लस या माइनस चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर फॉलो कर लो तो अच्छा है। आप कंप्लीट नेम लिखना और लास्ट में लिख देना आयन, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव हो उसको कहते तो आयन ही है। हालांकि ये रूल इतना जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप फॉलो करोगे तो आपका टॉपिक जो है ना, मतलब आपका जो नाम लिखने का जो पैटर्न है वो परफेक्शन की तरफ चला जाएगा। तो बच्चों, ये आप लोग याद रखना। चलिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जिससे रूल नंबर 1 और 2 दोनों फॉलो होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में आपको इसका नाम लिखना है। अभी आपने सिर्फ 2 बातें सीखी हैं। पहला सीक्वेंस सीखा और उसके बाद ये सीखा कि कब आयन आता है, दैट्स इट। मैं नाम लिखने में आपसे सिर्फ 2 ही बातें पूछ रहा हूं। चलिए आपसे पहले पूछता हूं कि आपके हिसाब से सीक्वेंस क्या होगा। आप वीडियो पॉज करो और अपनी कॉपी में नोट करो, बस 1 2 3 जल्दी से लिख दो।
आई होप आप लोगों ने लिख दिया हो 1 2 3। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर वाले का सिर्फ नाम लिखते हैं, नाम है इसका सोडियम। इसके बाद ब्रैकेट में अंदर चले जाते हैं। जब अंदर जाते हैं तो आप देख सकते हो लिगेंड आपको दिख रहा है, दैट इज क्लोराइडो या क्लोरिडो, और वो है टोटल 6। तो लिगेंड का नंबर, हमने लिगेंड का नंबर लिखा और नाम लिखा, ठीक। और इसके बाद जब हमने लिगेंड को लिख लिया, अब हम फाइनली लिखेंगे मेटल का नाम और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर। तो मेटल का नाम है, मेटल का नाम प्लैटिनम है, लेकिन मैंने प्लैटिनेट लिखा। ये 8 क्यों आया ये मैं अगले रूल में आपको क्लियर करूंगा। मेटल का नाम लिखा, मेटल का नाम लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, जो आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा +3। तो मैंने ब्रैकेट में लिखा 3rd। तो बच्चों ये हो गया हमारा बड़ा सिंपल सा एक एग्जाम्पल। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स आगे देने वाला हूं। इसके नाम में 8 क्यों आया, चलिए ये मैं आपको बताता हूं हमारे अगले रूल में। जनरली मेटल के नाम में 8 दो ही कंडीशन में आता है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट पर नेगेटिव चार्ज हो, चाहे वो -1 हो, -2, -3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नेगेटिव चार्ज हो, सिर्फ नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, अगर नेगेटिव चार्ज है तो मेटल के नाम में 8 लगेगा। अगर निकिल है तो होगा निकलेट, कोबाल्ट है तो होगा कोबाल्टेट, जिंक होगा तो होगा जिंकेट, ठीक है। सिमिलरली अगर स्क्वायर ब्रैकेट से पहले कोई कैटायन है तो हम ये मानते हैं कि भाई कैटायन है तो वो अलग होगा, जब भी अलग होगा तो मेटल ब्रैकेट पे आ जाएगा नेगेटिव। तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट से पहले कोई ग्रुप है तो उस कंडीशन के अंदर भी मेटल के नाम में आएगा 8। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट से पहले अगर कोई चीज है तब भी 8 लगाना है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तब भी 8 लगाना है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने एक एग्जांपल लिखा NiCN 6⁻⁻⁴। क्या यहां मेटल के नाम में 8 आएगा या नहीं आएगा, आप बस वीडियो पॉज करके इतना बता दो। चलिए आई होप आप लोगों ने देखा हो। तो अगर मेटल का जब आप नाम लिखोगे तो सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर कोई चीज नहीं है, तो ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, डायरेक्ट ब्रैकेट में एंटर करो। ब्रैकेट में लिगेंड और मेटल में पहले किसका नाम आएगा, लिगेंड का। तो लिगेंड का नाम होगा हेक्सासाइनाइडो। मेटल का नाम है निकल, तो हम लोग लिखेंगे इसको निकल और लास्ट में लगा देंगे 8। इसका चार्ज निकालेंगे तो चार्ज आएगा +2, तो हम लोग लिखेंगे 2nd और लास्ट में लिख देंगे आयन। तो बच्चों आप देख सकते हो मैंने मेटल के नाम में 8 लगाया, और 8 इसलिए लगाया क्योंकि ब्रैकेट पे नेगेटिव चार्ज है। ब्रैकेट से पहले वाले भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा फेवरेट एग्जांपल K3FeCN6। इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि ब्रैकेट के पहले कुछ है। अगर बिफोर ब्रैकेट कुछ है, आफ्टर ब्रैकेट नहीं बोल रहा हूं, बिफोर ब्रैकेट अगर कुछ है तो मेटल में 8 आएगा। चलिए देखते हैं। पहले K3 का नाम हमने लिखा पोटेशियम। हम लोगों ने K3 का नाम लिखा पोटेशियम, फिर ब्रैकेट के अंदर गए तो लिगेंड का नाम पहले लिखा हेक्सासाइनाइडो, फिर मेटल का नाम लिखा आयरन का फेरेट। आयरन का फेरेट और सिल्वर का आर्जिनेट लिखते हैं, याद रखना। आयरन का लिखा फेरेट और उसके बाद आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा 3rd। और बच्चों ये तो बड़ी बेसिक बात है कि जब नॉमेनक्लेचर करा जाता है तो उसमें गैप नहीं दिया जाता। अगर कहीं गैप आ रहा है तो वहां डैश लगाना कंपलसरी होता है, रिमेंबर। अगर गैप आ रहा है तो कंपलसरी है डैश लगाना। तो बेटा तुम लोगों ने ये तो सीख लिया कि कब मेटल के नाम में 8 लगाया जाता है। चलिए अगले रूल पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल ये कहता है कि आपको पता है कुछ लिगेंड ऐसे हैं जिनके नाम के अंदर नंबर भी आता है, जैसे इथाइलिन डायअमाइन टेट्राएसीटेटो। नाम में डाई भी आ गया, टेट्रा भी आ गया। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनका नाम में डाई ट्राई टेट्रा आता है। फॉर एग्जाम्पल DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, EN इथाइलिन डायअमाइन, नाम के अंदर डाई है। अगर किसी लिगेंड के नाम के अंदर डाई ट्राई टेट्रा पेंटा मतलब कोई नंबर का नाम आ रहा है, तो ऐसे लिगेंड के नंबर्स क्वांटिटी डाई ट्राई से नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी नाम में डाई ट्राई लगा हुआ है। ऐसे लिगेंड की क्वांटिटी कैसे लिखी जाएगी तो मैं आपको बता रहा हूं। अगर इस तरह के लिगेंड क्वांटिटी में डबल होते हैं, 2 होते हैं, तो आप डाई मत लगाना, क्योंकि ऑलरेडी उनके नाम में डाई लगा हुआ है। जैसे DMG का नाम ही है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। अब अगर वो 2 होगा तो तुम डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो लिखोगे, बड़ा अजीब सा लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में जब लिगेंड के नंबर में डाई ट्राई टेट्रा लगा हुआ है, अगर वो 2 होते हैं तो हम लोग लिखते हैं बिस। अगर वो 3 होते हैं तो हम लोग लिखते हैं ट्रिस। अगर वो 4 होते हैं तो हम लोग लिखते हैं टेट्राकिस। कुछ और मत समझना। अगर वो 4 होंगे तो हम लोग लिखेंगे टेट्राकिस। अगर वो 5 होंगे तो हम लोग लिखेंगे पेंटाकिस। बस इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा ज्योमेट्री बनी नहीं सकती। अगर वो 2 हैं तो बिस लिखेंगे, 3 है तो ट्रिस लिखेंगे, 4 होंगे तो टेट्राकिस लिखेंगे। तो बेटा ये बड़ी सिंपल सी बात है, ये हमारा रूल नंबर 4 है। चलिए इस पे एक एग्जांपल करते हैं।
ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जहां मेटल है क्रोमियम, देन En का होल ट्वाइस, देन NH3 का होल ट्वाइस और ब्रैकेट के बाहर है +3। सबसे पहले ब्रैकेट के पहले वाले का नाम लिखते हैं, यहां तो कुछ है ही नहीं। अब ब्रैकेट के अंदर आ जाओ, ब्रैकेट के अंदर मेटल से पहले लिगेंड्स को, सारे लिगेंड्स को लिख दो। तो लिगेंड जब अलग अलग होते हैं तो उनके नाम की फर्स्ट लेटर देखते हैं। इथाइलिन डायमाइन ई से आता है और NH3 का नाम अमाइन है जो ए से आता है। तो रूल ये कहता है कि अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको पहले लिखो। तो हम लोग लिखेंगे डायमाइन, एमाइन विद डबल एम। फिर उसके बाद इथाइलिन डायमाइन की क्वांटिटी 2 है, तो भाई डाय मत लगाना, इथाइलिन डायमाइन के नाम में डाय आ रहा है। अब अगर वो 2 है तो आप लिखोगे बिस इथाइलिन डायमाइन। फिर उसके बाद जगह आगे नहीं है, वो आपकी रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, मैं नीचे लिख रहा हूं डैश लगा के। जब आप सारे लिगेंड को लिख चुके हो, अब आप मेटल का नाम लिखो। मेटल को आप लिखोगे क्रोमियम, क्रोमेट तो नहीं लिखोगे ना, मेटल को लिखोगे क्रोमियम, क्योंकि ब्रैकेट पे ना नेगेटिव है ना ब्रैकेट के पहले कोई चीज है। तो क्रोमियम जो नॉर्मल नाम है वही लिखेंगे क्रोमियम। एंड फाइनली ऑक्सीडेशन नंबर आएगा इसका 3। और लास्ट में अगर अच्छा लगे तो आयन भी लिख दो, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर चार्ज है। तो बच्चों ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग जरूर याद रखना। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आप जरूर ट्राई करो। बच्चों ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया है, आप इसे ट्राई करो। इसके नाम में क्या आएगा, लेकिन एक हिंट दे दूं, DMG जो है उसके नाम में डाई आता है। अब क्या नाम है वो आप देख सकते हो और आप इसे नोट करो। फिर हम आते हैं अगले टॉपिक पर। बच्चों आप लोगों के लिए कुछ बड़े स्पेशल एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, इनकी प्रैक्टिस आप जरूर करना, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं PFP। PFP का मतलब है प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगी। पहला एग्जांपल है K2HgI4, बड़ा स्पेशल कंपाउंड है। सेकंड कंपाउंड है Fe4FeCN6 का होल थ्राइस, और उसके बाद आता है होल थ्राइस, यही कहलाता है पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू याद रखना, पहले जो आयरन है, इस पहले वाले आयरन पे +3 चार्ज है, तो उसको लिखेंगे फेरी, फेरिक से बना फेरी। फिर ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो हेक्सासाइनाइडोफेरेट, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल ही लोगे, सिंपल है। फिर उसके बाद फोर्थ एग्जांपल और फिफ्थ अगेन बहुत स्पेशल है। इस फिफ्थ एग्जांपल में PPH3 जो होता है, PPH3 को हम कहते हैं ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब इसमें 0 चार्ज होता है ना, मोनोडेंटेड भी है। तो PPH3 जो है वो 3 टाइम्स है। उसके बाद मेटल है रोडियम, और उसके साथ एक और लिगेंड है क्लोरीन। तो आपको क्या करना है वो आप समझ लो। PPH3 इज अ न्यूट्रल लिगेंड, इसमें 0 चार्ज होता है, तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में हेल्प करेगा। PPH3 जो है ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, वो 3 टाइम्स है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है नाम में ट्राई है, और ट्राई ड्राई वाली चीज अगर डबल ट्रिपल होती है तो क्या करना है। तो ये बच्चों मैंने आपको दिया है PFP, और अगर किसी भी बच्चे को इनमें किसी एग्जांपल में कोई डाउट लगे तो बिंदास मैसेज कर सकता है, कमेंट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे आते हैं हम लोग वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी पर। बच्चों वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जो हमें यह बताएगा कि कंपाउंड की कंडक्टिविटी ज्यादा है या कम है, कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसके अलावा नंबर ऑफ आयंस कितने निकलेंगे और स्ट्रक्चर क्या होगा। ये सारी चीजें हम वर्नर थ्योरी से सीखते हैं। एल्फ्रेड वर्नर नाम के एक पर्सन थे, उनका कहना था कि दुनिया का कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर है तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल के पास डबल ऑप्शंस आते हैं। मेटल के पास एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है और प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज की वजह से होती है, और उसके अलावा किसी की वजह से नहीं होती। इसीलिए प्राइमरी वैलेंसी को मॉडर्न टर्म में हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है, मतलब वो अलग हो सकती है। प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज की वजह से होती है और उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। वहीं मेटल की दूसरी वैलेंसी जो है वो कहलाती है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी है बेटा नॉन आयनाइजेबल, मतलब ये मेटल से अलग नहीं होगी। सेकेंडरी वैलेंसी जो है ये होती है सिर्फ लिगेंड्स की वजह से, मतलब अगर स्क्वायर ब्रैकेट में मेटल के साथ जो भी प्रेजेंट है, जितनी क्वांटिटी में है, वो सेकेंडरी वैलेंसी शो करेगा। चाहे नेगेटिव हो या न्यूट्रल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंडरी वैलेंसी इज ओनली एग्जिबिटेड बाय लिगेंड्स और दोज स्पीशीज व्हिच आर डायरेक्टली बॉन्डेड विद मेटल विद इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी को मॉडर्न टर्म में हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, और आपके लिए टॉपिक तब परफेक्ट होगा जब आप एग्जाम्पल्स देखोगे। तो चलिए एग्जांपल्स पे आते हैं हम लोग। आप ये कंपाउंड देख सकते हो PtCl4.6NH3, ये ओल्ड पैटर्न से लिखा हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसे मॉडर्न पैटर्न में करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो मॉडर्न पैटर्न में पहले करते हैं। तो मॉडर्न पैटर्न के लिए हमने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखा मेटल।
अब मेटल के साथ क्या करें, तो मेटल के साथ मैक्सिमम 6 लिगेंड आ सकते हैं, 6। मेटल के पास ऑप्शन है कि वो क्लोरीन को ले या अमोनिया को, तो मेटल को पसंद है न्यूट्रल लिगेंड, पहले वो न्यूट्रल लिगेंड बुलाता है और अगर कमी पड़ती है तो फिर नेगेटिव वालों को बुलाता है, वरना नेगेटिव को दूर रखता है। तो मेटल क्या करेगा, मेटल को 6 लिगेंड चाहिए और 6 के 6 उसको न्यूट्रल लिगेंड मिल रहे हैं उसके पसंद वाले, जो बचे हुए क्लोरीन है वो ब्रैकेट के बाहर जाएंगे। अब आप देख सकते हो कि इस कंपाउंड के अंदर नेगेटिवली चार्ज ग्रुप जो है वो क्लोरीन है और टोटल क्लोरीन है 4, तो प्राइमरी वैलेंसी हो गई इसकी 4। इसके अंदर टोटल नेगेटिव चार्ज वाले क्लोरीन 4 हैं बेटा, तो क्लोरीन की वजह से, नेगेटिव वाले की वजह से प्राइमरी वैलेंसी होती है, तो प्राइमरी वैलेंसी 4 है। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल के साथ जो भी है वो सेकेंडरी वैलेंसी शो करेगा, तो मेटल के साथ अमोनिया है और टोटल अमोनिया 6 है, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। और जब हम इस कंपाउंड को ब्रेक करेंगे तो ये कंपाउंड ब्रेक होने के बाद, जैसा आप देख सकते हो, जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो इसके चारों क्लोरीन अलग हो जाएंगे। ब्रैकेट पूरा का पूरा एक सिंगल आयन का काम करता है और ब्रैकेट के बाहर टोटल आयन 4 क्लोरीन अलग होंगे, तो 4 आयन वो हो गए। इसका मतलब ये कंपाउंड जब ब्रेक होगा तो ये देगा टोटल नंबर ऑफ आयंस, कितने देगा, 5। तो बच्चों ये टोटल नंबर ऑफ आयंस याद रखना, क्योंकि इससे आपकी कंपाउंड की कंडक्टिविटी पूछी जा सकती है। चलिए और एग्जांपल देता हूं मैं। अब आप देख सकते हो यहां मेटल, इसको हम मॉडर्न फॉर्म में लिखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में मेटल को सबसे पहले लिख दो। मेटल को चाहिए 6 लिगेंड, 6 लिगेंड, तो पहले वो न्यूट्रल्स को बुलाता है, जो न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है 5। अब एक लिगेंड की कमी है तो एक क्लोरीन अंदर आएगा, बाकी के 3 क्लोरीन बाहर जाएंगे। आप देख सकते हो क्लोरीन इज अ नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, टोटल क्लोरीन चाहे ब्रैकेट के अंदर बैठा हो या बाहर बैठा हो, अगर वो नेगेटिव है तो प्राइमरी वैलेंसी शो करेगा, नेगेटिव चार्ज वाला प्राइमरी वैलेंसी शो करता है। और अगेन यहां पे प्राइमरी वैलेंसी आ गई 4। अब सेकेंडरी वैलेंसी जब हम निकालेंगे तो सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्पीशीज होती है मेटल के अलावा वो सेकेंडरी वैलेंसी में काउंट होती है। तो ब्रैकेट के अंदर 5 NH3 है, 5 NH3 और एक क्लोरीन है, तो टोटल सेकेंडरी वैलेंसी हो गई 6। इसका मतलब अंदर वाले क्लोरीन को आपने प्राइमरी में भी काउंट करा और सेकेंडरी में भी काउंट करा। प्राइमरी में इसलिए काउंट करा क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज था, सेकेंडरी में इसलिए काउंट करा क्योंकि वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो बच्चों याद रखना, अगर कोई नेगेटिव चार्ज ग्रुप स्क्वायर ब्रैकेट की बाउंड्री के अंदर आ जाता है तो वो प्राइमरी में भी काउंट होगा और सेकेंडरी में भी काउंट होगा। अब जब हम इस कंपाउंड को ब्रेक करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हम इस कंपाउंड को ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने में सिर्फ ब्रैकेट के बाहर वाली स्पीशीज अलग होगी। ब्रैकेट के बाहर 3 क्लोरीन है तो 3 आयंस ये हो गए। ब्रैकेट अपने आप के अंदर एक सिंगल आयन बनता है, तो एक सिंगल आयन मतलब स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस यहां पर हो गए 4। तो बच्चों ये नंबर ऑफ आयंस निकालना जरूरी है, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी निकालना भी जरूरी है। मैं आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, आप लोग जरा जल्दी से बताओ उसमें टोटल आयंस कितने होंगे, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी। तो बच्चों ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आप पहले इनको मॉडर्न फॉर्म में कन्वर्ट करना। और आपको पता है मॉडर्न फॉर्म के लिए स्क्वायर ब्रैकेट आता है, मेटल आता है, मेटल में पहले न्यूट्रल लिगेंड्स आते हैं, उसके बाद नेगेटिव आते हैं, ठीक है। मॉडर्न फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर आप प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालना और टोटल आयंस जरूर निकालना। और अगर किसी के ब्रैकेट के बाहर कोई स्पीशीज नहीं है तो उसके टोटल आयंस 0 होंगे, 1 नहीं होगा, 0 होंगे। चलिए आप निकालो इसे। वर्नर थ्योरी तो हो गई कंप्लीट, उसके क्वेश्चन भी आपने करे होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइसोमेरिज्म का मतलब तो आप सभी को पता है, आइसो का मतलब होता है सेम, मैरिज्म का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू कर दें या अलग अलग ओरिएंटेशन करना शुरू कर दें, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, इसका जब ओरिएंटेशन बदलेगा तो ओरिएंटेशन का बदलना या स्ट्रक्चर का बदलना कहलाता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स का है, अगर स्ट्रक्चर्स बदल रहे हैं तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और अगर ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो दोनों आइसोमेरिज्म हम फुल डिटेल में 1 बाय 1 देखेंगे और आप लोग बहुत कम टाइम में इस टॉपिक को भी कवर कर लोगे। पहले नंबर पे हम देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर बदलने वाला ये भी कई टाइप्स का होता है। जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट टाइप है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म।
आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिबिट करते हैं जहां स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक अलग नेगेटिवली चार्ज ग्रुप हो और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई दूसरा नेगेटिवली चार्ज ग्रुप हो, और जब ये नेगेटिव चार्ज ग्रुप अपनी पोजीशन बदलेंगे तो स्ट्रक्चर बदलेगा और इसे कहेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की मैंडेटरी कंडीशन ये है कि विद इन ब्रैकेट एंड आउटसाइड द ब्रैकेट देयर मस्ट बी अ डिफरेंट नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहां पर मैंने एग्जांपल लिखा है CONH3(5Br) ब्रैकेट के बाहर SO4। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है ब्रोमीन और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई दूसरी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है SO4। तो जब ब्रोमीन और SO4 अपनी जगह इंटरचेंज कर लेंगे तो आ जाएगा सेकंड वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 का फॉर्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फर्क है सिर्फ स्ट्रक्चर का। ऊपर वाले कंपाउंड में SO4 बाहर है और नेक्स्ट वाले कंपाउंड में Br बाहर है। बच्चों यहां से एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हमें समझ में आती है, यहां प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अगर इस कंपाउंड में हमने BaCl2 केमिकल को पास कर दिया तो आप बस इतना देखो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर SO4 है तो इधर का बेरियम SO4 को लेकर बनाएगा BaSO4 दैट इज व्हाइट PPT। ये बन जाएगा व्हाइट कलर का PPT। सिमिलरली अगर मैं यहां पर AgNO3 पास करता हूं तो इधर का सिल्वर ब्रैकेट के बाहर अगर हेलोजन है तो हेलोजन को अपने साथ लेगा, जितनी हेलोजन्स होंगी उतनी हेलोजन लेगा। अगर एक हेलोजन है तो हमें मिलेगा 1 मोल AgBr, अगर 2 हेलोजन है तो 2 मोल AgBr, अगर 3 हेलोजन्स होते फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन तो हमें मिलता है 3 मोल AgBr। तो कितने मोल PPT बनेगा वो डिपेंड करता है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कितनी स्पीशीज है। तो बच्चों ये कहलाता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको बताता हूं। सेकेंड है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, और बेटा हाइड्रेट टर्म जो यूज करी जाती है ये यूज करी जाती है फॉर वाटर। इसका मतलब इस आइसोमेरिज्म में वाटर का होना कंपलसरी है। अगर वाटर है और वाटर किसी के साथ एक्सचेंज हो रहा है तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म चल रहा है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ये जो कंपाउंड मैंने लिखा इस कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट भी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल भी है और वाटर भी है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर कोई स्पीशीज नहीं है जिससे वाटर एक्सचेंज हो जाए। अगर ब्रैकेट के बाहर में कोई स्पीशीज नहीं रखूंगा तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अगर मैं ब्रैकेट के बाहर रख देता हूं Cl3 तो एक एक करके H2O बाहर भागेगा और Cl को अपनी जगह अंदर भेजेगा और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म चलता रहेगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले एग्जांपल में ब्रैकेट के बाद 3 क्लोरीन थे, सेकंड एग्जांपल में एक H2O गया बाहर और उसकी जगह एक क्लोरीन आ गया अंदर, तो H2O बचे 5 और एक क्लोरीन अंदर आ गया, H2O एक बाहर चला गया। सिमिलरली यहां पे 2 क्लोरीन है, फिर हमने एक और क्लोरीन को अंदर करा और एक H2O को बाहर भेजा, तो H2O 4 हो गए, क्लोरीन डबल हो गए और बाहर H2O डबल हो गया। बेटा ब्रैकेट के अंदर वाले H2O का नाम होगा एक्वा, ठीक, लेकिन ब्रैकेट के बाहर जो H2O है उसे कहोगे हाइड्रेट। जैसे यहां पे मोनोहाइड्रेट, यहां पे डाइहाइड्रेट। तो बच्चों ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहलाता है। वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होना कंपलसरी है। इसके बाद आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में ऐसे लिगेंड होना चाहिए जो लेफ्ट हैंड से भी बैटिंग कर ले और राइट हैंड से भी बैटिंग कर ले, मतलब ऐसे लिगेंड जिनको हम कहते हैं एम्बीडेंट लिगेंड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं Cn लिखता हूं तो डेफिनेटली बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ कार्बन, लेकिन इसी Cn को मैं बिना कुछ चेंज करे अगर Nc लिख दूंगा तो बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन। HCN और NCS आपस में एम्बीडेंट है। NO2 अगर मैं लिखता हूं तो बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन के थ्रू मेटल के साथ, और अगर इसी NO2 को मैं थोड़ा बदल के ONO कर देता हूं तो बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन। तो बच्चों ये कहलाते हैं एम्बीडेंट लिगेंड, और अगर इनमें से एक भी लिगेंड कंपाउंड में है तो वो लिंकेज आइसोमेरिज्म तो शो करेगा ही करेगा। कैसे करेगा चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले एग्जांपल में मेटल क्रोमियम 5NH3NO2 है। NO2 एक एम्बीडेंट लिगेंड है। NO2 में नाइट्रोजन जो है वो मेटल के साथ लिंकेज बनाएगा, मेटल के साथ जुड़ेगा। वहीं पर इसी NO2 को अगर मैं ONO कर देता हूं तो यहां पे लिंकेज बदल जाएगी और लिंकेज करेगा ऑक्सीजन। तो बेटा फॉर्मूला सेम है, लिंकेज बदल रही है जिससे स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। दिस इज नोन एज लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, बड़ा स्पेशल टॉपिक है।
कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में हमें डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला कंपाउंड चाहिए। जब दो दो स्क्वायर ब्रैकेट एक साथ होते हैं, दोनों का मेटल सेम हो या डिफरेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दो दो स्क्वायर ब्रैकेट हैं तो पहले वाले ब्रैकेट पे जितना पॉजिटिव है अगले वाले पे उतना ही नेगेटिव होता है। दिखता नहीं है लेकिन मानना पड़ेगा। इसका मतलब नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट का जो भी मेटल है उसके नाम में 8 लगाना कंपलसरी है, क्योंकि उस स्क्वायर ब्रैकेट के मेटल पर नेगेटिव चार्ज है। पहला वाला ब्रैकेट का जो मेटल है उसको तो आप नॉर्मल लिखोगे, ठीक है। तो एक बात याद रखना, जब दो दो ब्रैकेट हो तो पहला वाला पॉजिटिव और दूसरा वाला नेगेटिव है। दोनों स्क्वायर ब्रैकेट के जब लिगेंड्स आपस में एक्सचेंज होते हैं तो इनके एक्सचेंज होने पर जो स्ट्रक्चर्स बदलते हैं उन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। चलिए कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर दो अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट के मेटल्स भी अलग हैं, लिगेंड्स भी अलग हैं। अब होगा ये कि पहले ब्रैकेट के लिगेंड जो हैं वो सेकंड में चले जाएंगे और सेकंड ब्रैकेट के लिगेंड जो हैं वो फर्स्ट में आ जाएंगे। और जब लिगेंड बदलेगा तो बेटा ब्रैकेट की पोजीशन बदल जाएगी, मतलब जिंक के साथ होंगे 4 क्लोरीन, ठीक है। ये तो क्लियर है ना, क्लोरीन इधर आ जाएगा, NH3 उधर चला जाएगा। निकल के साथ होंगे 4NH3। NH3 वाला कॉम्प्लेक्स कहीं भी रहेगा कैटायन बनाएगा, तो उसको आप पहले लिखोगे। क्लोरीन वाला कॉम्प्लेक्स जहां भी होगा एनायन बनाएगा, मतलब उसे आप बाद में लिखोगे। तो ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एक बहुत स्पेशल पॉइंट बनाता है, आप इसे जरूर याद रखना और इससे रिलेटेड नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस जरूर करना। अब हम आते हैं सेकंड टाइप के आइसोमेरिज्म पे, जिसका नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सिर्फ 2 आइसोमेरिज्म है, ओनली 2 आइसोमेरिज्म, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हमारा फर्स्ट आइसोमेरिज्म है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों इसे सिस ट्रांस भी बोला जाता है। ज्योमेट्रिकल क्या है तो समझते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखने को मिलता है जो होते हैं स्क्वायर प्लेनर। जो स्क्वायर प्लेनर हो, ऑक्टाहेड्रल हो, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, लेकिन टेट्राहेड्रल में नहीं होता। टेट्राहेड्रल क्या है ये अगले लेक्चर में आप VBT में क्लियर कर लोगे। तो फिलहाल इस बात को नोट करना, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल में ये आइसोमेरिज्म होता है। चलिए स्क्वायर प्लेनर का एग्जांपल लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। हमें कंपाउंड दिया जा रहा है और ये कंपाउंड का फॉर्मूला है PTNH3 होल ट्वाइस Cl2। इसका नाम है डायमाइन डाइक्लोरो प्लेटिनम 2, ठीक है, ये इसका नाम है। हम लोग इससे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना चाहते हैं और कैसे करेंगे? सबसे पहले सेंटर में लिखेंगे मेटल को, मेटल से 4 इक्वल पोजीशन पे बॉन्ड निकालेंगे, ठीक है। 4 इक्वल पोजीशन पे बॉन्ड निकालो क्योंकि स्क्वायर प्लेनर है। अब बॉन्ड निकालने के बाद अगर सेम लिगेंड सेम साइड पर आ गया, फॉर एग्जाम्पल दोनों NH3 सेम साइड आ गए, दोनों क्लोरीन सेम साइड आ गए, तो ये कहलाएगा सिस। ये सिस आइसोमर कहलाएगा और इसका पूरा नाम है सिस प्लेटिन, या फिर सिस लिख के पूरा नाम लिख दो, डायमाइन डाइक्लोरो प्लेटिनम 2। इसे सिस प्लेटिन कहते हैं। और बच्चों ये सिस प्लेटिन जो होता है ये कैंसर के ट्रीटमेंट या ट्यूमर के ट्रीटमेंट में, ये मेडिसिन में यूज होता है सिस प्लेटिन। ऑन दी अदर हैंड मेटल से हमने 4 इक्वल पोजीशन पे बॉन्ड निकाले, अब हमने सेम ग्रुप को अपोजिट रखना शुरू कर दिया। अगर सेम ग्रुप अपोजिट पोजीशन में जाता है तो इसे बोलते हैं ट्रांस, इसे बोलते हैं ट्रांस। ट्रांस प्लेटिन या ट्रांस लिख के पूरा नाम लिख दो। और जब आप स्ट्रक्चर बनाओ तो बेटा एक काम जरूर करना, इनको आपस में डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर देना। चलिए इन्हें आपस में डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर देना तो थोड़ा स्ट्रक्चर भी बेहतर दिखेगा, स्क्वायर प्लेनर जैसा दिखेगा। तो ये कहलाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें पहला एग्जांपल करा। सेकंड एग्जांपल करते हैं। आप देख सकते हो ये वो कंपाउंड है जिसमें एक मेटल है, मेटल के साथ 3 लिगेंड सेम टाइप के और अदर 3 लिगेंड अदर टाइप के हैं, मतलब Ma3B3। बच्चों जब जब मेटल के साथ 3 लिगेंड एक जैसे हो और अगले 3 एक जैसे हो तो यहां पे सिस को बोलेंगे फेशियल, ट्रांस को बोलेंगे मेरिडियोनल। तो याद रखना जब मेटल के साथ 3 लिगेंड एक जैसे हो और अगले 3 एक जैसे हो तो वो फेशियल और मेरिडियोनल कैटेगरी में आता है। कैसे आएगा मैं आप लोगों को समझा देता हूं। सबसे पहले जब मेटल के साथ 6 लिगेंड्स हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, तो 4 बॉन्ड आप लोग 4 इक्वल पोजीशन पे ऐड कर देना और उसके बाद 5th और 6th बॉन्ड की लेंथ बढ़ा देना, ठीक है। अब आप इनको डॉटेड लाइन से कनेक्ट भी कर सकते हो। चलिए अब करना यह है कि हम एक जैसे लिगेंड को अगर इक्वल पोजीशन पे रखते हैं या पास पास रखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब मेटल के साथ 3 एक जैसे लिगेंड बिल्कुल एडजेसेंट होते हैं, मतलब पास पास होते हैं या कंटीन्यूअस होते हैं, तो इसे बोला जाएगा सिस या फिर फेशियल, FAC। और अगर सेम लिगेंड अगर कंटीन्यूअस नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हो कि NH3 3 है लेकिन कोई से भी 3 NH3 कंटीन्यूअस नहीं है, बीच में क्लोरीन आ गया, कोई से भी तीनों क्लोरीन कंटीन्यूअस नहीं है, बीच में NH3 आ गया, तो इसे बोलेंगे ट्रांस। ट्रांस का मतलब होता है मेरिडियन
मेरीड्यूनल, दैट इज MER। तो बच्चों याद रखना, अगर सेम लिगेंड थ्री लिगेंड एक जैसे हो और अगले 3 एक जैसे हो तो कंडीशन में आ जाएगा फेशियल एंड मेरीड्यूनल आइसोमेरिज्म। तो ये था बेटा हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट आइसोमेरिज्म पे, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज ओनली एग्जिबिटेड बाय, आपको पता है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये आइसोमेरिज्म शो करेंगे। टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड होते हैं, ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अब क्या टेट्राहेड्रल और क्या ऑक्टाहेड्रल, ये वीबीटी में आपको क्लियर होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने ऑर्गेनिक में जो कॉन्सेप्ट सीखा वो यहां पर भी है कि ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसकी ओरिजिनल पिक्चर, ओरिजिनल और मिरर इमेजेस एक दूसरे से सुपर इंपोजिबल ना हो, सेम ना हो। तो इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर हम लोगों ने एग्जांपल लिया है COEN का होल थ्राइस टू दी पावर +3। आपको अगर नहीं दिख रहा हो लाइट की वजह से तो आप नोट कर लेना, COEN का होल थ्राइस टू दी पावर +3। मेटल के साथ 3 लिगेंड है, तीनों बाइडेंटेड है EN। कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का 6 आएगा। अगर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आए तो मेटल बनाना और 6 बॉन्ड बनाना, इस तरीके से 6 बॉन्ड बनाना जहां पर 4 बॉन्ड आसपास वाले जो हैं वो छोटे साइज के होंगे और ऊपर नीचे वाले बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी और इनको आपस में कनेक्ट कर दूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है EN इज अ बाइडेंटेड। बाइडेंटेड का काम यही है कि वो 2 बॉन्ड से जुड़ता है। तो देखो फर्स्ट EN ये आ गया, दोनों बॉन्ड से जुड़ गया, फिर ये आ गया सेकंड EN एंड ये आ गया हमारा थर्ड EN। और जो बात है ब्रैकेट पे प्लस चार्ज की, तो प्लस चार्ज आप इन्वर्टेड L लगा के दिखा सकते हो। बच्चों यही कंपाउंड अगर मैं मिरर में देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, ये मान लो ये मिरर लगा हुआ है, अगर ये सेम कंपाउंड हम मिरर में देखते हैं तो बेटा जो राइट साइड सिंगल EN है मिरर में वो लेफ्ट साइड सिंगल EN आएगा। ओरिजिनल कंपाउंड में लेफ्ट साइड डबल EN है, मिरर में वो आएंगे राइट साइड। एंड फाइनली ब्रैकेट के बाद जो +3 है मिरर में भी भैया वो +3 ही रहेगा। अब आप देख सकते हो कि ओरिजिनल कंपाउंड और मिरर कंपाउंड दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं और उतने ही अपोजिट दिख रहे हैं। जैसे अल्फाबेट B को अगर मैं मिरर में देखूं तो वो अपोजिट दिखाई देगा, अल्फाबेट C को मिरर में देखो तो वो अपोजिट दिखाई देगा, अल्फाबेट D को मिरर में देखो तो D जो है वो अपोजिट दिखाई देगा। तो ऐसे कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो ओरिजिनल और मिरर में अपोजिट दिखाई देते हैं वो शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की प्रैक्टिस अच्छी तरह करना, स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस आपने अगर कर ली तो आप चैंपियन बन जाओगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जब आप मिरर इमेज बनाओ तो चीजों को उल्टा मत कर देना। फॉर एग्जांपल EN को ऐसा मत लिखना, ये गलत हो जाएगा। आप EN को वैसे ही लिखो जैसे लिखते हो, बस आप साइड बदल देना उसका। तो बच्चों ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा आइसोमेरिज्म होता है कंप्लीट और आज का लेक्चर भी होता है कंप्लीट। तो आप लोग इस लेक्चर को अच्छी तरह से यूटिलाइज करो, प्रैक्टिस करो अपनी NCERT की बुक या जो भी आपके पास PYQs हैं वहां से, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।